हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज योर होस्ट राहुल देशमुख। सो आज हम लोग बात करेंगे SDLC के बारे में। SDLC इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो आप अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग डोमेन्स में कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ एक स्पेसिफिक फ्लो, स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो होती है, राइट? तो सिमिलरली IT इंडस्ट्री में भी या तो टेक्नोलॉजी साइड में भी कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो उसमें भी कुछ स्टेप्स फॉलो होती है। इसी को कहा जाता है SDLC या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो ये आज हम देखेंगे कि बिजनेस एनालिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या इंपॉर्टेंस है और ये SDLC में कौन सी स्टेप्स है। सो SDLC की सबसे पहले स्टेप आती है या सबसे पहला फेज आता है, दैट इज रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस। सो अभी हमने इसके पहले के भी कुछ वीडियोस में इसके रिलेटेड ऑलरेडी बात की थी, क्या होता है ये, क्या नहीं। बट इन शॉर्ट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग सबसे फर्स्ट फेज होता है कोई भी SDLC में। सो इसमें क्या होता है कि मेजरली यहाँ पे BA फोरफ्रंट में होता है इस स्टेप में या इस फेज में। इसमें होता है कि जो भी आपके स्टेक होल्डर्स है, क्लाइंट्स है, उनसे आपको अंडरस्टैंड करना है कि उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है प्रोडक्ट्स में से, क्या पेन पॉइंट वो रिजॉल्व करना चाहते हैं और उसको आपको डॉक्यूमेंट करना होता है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। The second phase or the second step of SDLC is designing and planning। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपके पास requirements एक आ गए, collection of requirements आ गए, उसके बाद आप क्या करते हो कि ये requirements के basis पे आप designing and planning start कर देते हो। For example कि आपको इस जो डिजाइन, ये जो सारे requirements है, इसमें आपको वायर फ्रेम्स है, इसका जो UI है वो आप डिजाइन करते हो। उसके बाद प्लानिंग में आप डिसाइड करते हो कि हम एज अ टीम हमें कौन सी चीज कब डिलीवर करनी है क्लाइंट को, करेक्ट? सो ये सारे फेजेस, ये सेकंड फेज में आता है डिजाइनिंग एंड प्लानिंग। इसमें कुछ अलग अलग जैसे गैंट चार्ट हो गया, ये एक्सेट्रा, ये सारी चीजें भी यूज हो सकती है। अनदर थिंग इज कि बिजनेस एनालिस्ट का रोल हर जो फेजेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें अलग अलग कर सकता है, अलग अलग एज पर कंपनीज भी डिफर कर सकता है, एज पर प्रोडक्ट्स भी डिफर कर सकता है, करेक्ट? तो सेकेंड स्टेप हो गई डिजाइनिंग एंड प्लानिंग। उसके बाद आ गया आपका थर्ड स्टेप, विच इज नथिंग बट डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो आफ्टर द डिजाइनिंग एंड प्लानिंग इज डन, सो एक्चुअल आपका डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है वहां से। सो यहाँ पे मेजरली पिक्चर में आते हैं डेवलपर्स एंड द टेक टीम। हाउएवर व्हेन द डेवलपर्स स्टार्ट वर्किंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स, बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द फर्स्ट टू फेजेस, राइट? तो उसके बेसिस पे जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो बहुत सारे बार डेवलपर्स को अलग अलग तरह के इश्यूज, अलग अलग तरह के डाउट्स आ सकते हैं, करेक्ट? सो इन दैट टाइम मोस्टली, जो एज पर माय एक्सपीरियंस, इवन फॉर BAs द सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और स्पॉक इज मोस्टली द BAs, राइट? सो इस फेज में भी BA का इन्वॉल्वमेंट उतना ही रहता है, बट इट इज मेजरली the interactions with the developers or the tech side। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप होता है इन SDLC, फोर्थ फेज इज टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। सो मेजरली इसको पॉपुलरली इट इज नोन एज QA, करेक्ट? सो QA में अलग अलग टाइप होता है। आप अगर आपकी कंपनी, इट कैन यूज manual testing method or automation testing method, so depending on that the testing would start। now BA का रोल यहाँ पे किस में आता है? फर्स्ट थिंग टेस्टिंग में। so as a BA मैंने खुद टेस्ट केसेस एक्चुअली लिखे भी है, मैंने टेस्टिंग भी किया है, and I have reviewed the testing teams test cases also, correct? so the crux is that since we know already, right, that the BA knows about the requirements or about the functionalities, so obviously जो टेस्ट केसेस क्या परव्यू से बनने चाहिए, किस लॉजिक से होने चाहिए, so BA will definitely understand। so BA का रोल QA में he or she can themselves participate as a QA। अगर external teams है तो वो again with the QA they will discuss, they may review the test cases and then based on the BA suggestion the test cases may get reviewed and the outcome, or if the test cases are getting failed, then those are the developers would rework on those development, fix the code, and then again that is done। Another part of this same phase is, we can say, UAT, which is nothing but one of the type of testing, user acceptance testing। इसमें भी many times अलग अलग टाइप का BA का पार्टिसिपेशन हो सकता है।
again, as per my experience, I have facilitated UAT, I have conducted UATs, because UAT में भी काफी ज्यादा प्रिपरेशन होता है, आपको अलग टेस्ट केसेस, टेस्ट डेटा बनाना पड़ता है, एंड इसमें भी अलग अलग टाइप होता है. समटाइम्स यू शेयर द डेटा, द स्टेप्स, द credentials of the testing instance with your client. Their QA team, they will do the UAT, or sometimes you facilitate it, as in the client is part of that discussion. You have already shared those test cases, test scenarios with the client. They have accepted those, and then you actually perform those cases in front of the client, and then once they accept it, you get the sign off. So over here, this is the role of business analyst here. And the fifth phase and the last phase of the SDLC is deployment and maintenance. So majorly यहाँ पे क्या होता है कि जो सारे आपके UAT में साइन ऑफ हो गए हैं, आप उनको डिप्लॉय करते हो. डिप्लॉयमेंट के भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है. When do you deploy? Because you need someone from the support side also readily available, correct? If anything goes wrong on the production, you have to roll back the changes. So there are different things. So even as a BA, so deployment is not necessarily when you push the code on the production, but it is also the deployment and maintenance, correct? So many times you accompany the developer, they push the changes to the production instance. Sometimes even the BA, they monitor the production instance also, correct, while the transactions are happening, or they may go and view some past data on the system if anything is breaking, correct? So over here, the BA's role comes into the picture. Also, BA may assist in support as well. Again, the thing is, many times आपके पास एक hierarchy होती है support की, L1, L2, L3. So BA is again considered as sort of a SME or a consultant. So in that case, what happens is L1 आपकी जो support team है वो trained नहीं होती है. So BA comes in, BA will pitch in there. And then for a certain period of time, cooling period, the BA can himself assist on the support side as well. So these are the high level SDLC phases or high level SDLC stages, correct? However, again I am telling that the stages may differ. The participation or the responsibility of BA also may differ. This is a high level, a generalized steps and involvement that I have explained. This will help you to understand at a high level for the BA aspirants or even those who are already in the BA role. So the main thing is that you cannot say that I'll be doing only this stuff and not this. So you will be participating across all these stages. Now going forward, a BA should be agile in a way. Again, in a way, what I meant is adaptable, because there are different SDLC methods also. The two most popular ones in the market are the agile way and the waterfall, right? So the agile way is the newer one, preferred one, and the waterfall is the earlier one, the developed earlier one, correct? So now we will go into or look into these methods also going forward. So I hope you have liked today's videos. Please make sure to like, share and subscribe to our channel and share as much as possible. Thank you so much. Bye.